नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी लखनऊ में पहली बार दिखे टाइगर से मची दहशत की, जिसे पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। सियासी धावा में करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा, जिसे आज लोकसभा में पेश किया गया। तो सोशल अड्डा में करेंगे हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने डी गुकेश की प्राइज मनी टैक्स की वजह से लगभग आधी होने पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे मुंबई के धारावी स्लम में रहने वाली सिमरन शेख के करोड़पति क्रिकेटर बनने की सक्सेस स्टोरी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अनोखी सजा की भी है। देखिए, यूपी के नाडा प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों को अनोखी सजा मिली। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग दंपति अपनी समस्या के समाधान के लिए अथॉरिटी के आवासीय विभाग पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनका काम नहीं हो सका। इस दौरान सीईओ लोकेश एम ने सीसीटीवी देखकर निर्देश दिया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन कुछ देर बाद जब सीईओ ने फिर से सीसीटीवी पर नजर डाली तो बुजुर्ग दंपति तब भी खड़े दिखे। इस पर नाराज सीईओ खुद वहां पहुंचे और कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। साथ ही स्टाफ को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पहुंचे एक बाबा सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो हठयोग पर हैं। दावा है कि राधेपुरी बाबा ने पिछले 14 साल से अपना हाथ ऊपर ही उठा रखा है। बाबा के इस हठयोग के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। राधेपुरी बाबा उज्जैन के रहने वाले हैं। उनके मुताबिक वो साल 2011 से विश्व कल्याण के लिए ये तप कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल वहां पिछले 3 वर्षों में 19 करोड़ 12 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साल 2021 में नई सुविधाओं के साथ विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस पर उनकी खास नजर है। कोविड के पहले जहाँ साल 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या महज 68 लाख थी, तो कोविड के दौरान साल 2020 में ये घटकर 10 लाख पर सिमट गई थी। लेकिन फिर वहाँ सुविधाएं बढ़ने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ का मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वो श्रीनगर की डल झील पर वादियों का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान वो शिकारा चला रहे शख्स के साथ मजाकिया तरीके से बात भी करते दिखाई दिए। प्रशांत महासागर में मौजूद वानुआतू द्वीप समूह पर तेज भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 रही। इस भूकंप के बाद कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें गाड़ियां डगमगाती दिखी तो लोग भागते नजर आए। इस भूकंप के बाद वहां राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस भूकंप से अमेरिकी दूतावास, ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूजीलैंड के राजनयिक मिशनों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में दखलंदाजी से जुड़ी है। लखनऊ के रहमान खेड़ा के जंगल में बाघ की दस्तक के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। जंगल के इर्द गिर्द बसे गांव में तो बाघ का इतना खौफ है कि दिन में भी गलियों में सन्नाटा नजर आ रहा है। और वन अधिकारियों का भी मानना है कि टाइगर इस इलाके के आसपास ही मौजूद है, और बाघ का मूवमेंट 20 किलोमीटर के दायरे में है, जिससे कि आसपास के लोग बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में जरूरी है कि जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में बढ़ रही दखलंदाजी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ के रहमान खेड़ा जंगल में घूम रहे बाघ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहाँ पहली बार टाइगर कैमरे में कैद हुआ। बाघ की तस्वीरें सामने आने के बाद 20 किलोमीटर के रेंज में दहशत फैल गई। सोमवार को खेतों में बाघ के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया। वहीं जंगल से सटे गांव में बाघ दहाड़ मार रहा है और उसकी दहाड़ सुनकर ग्रामीण खौफ में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टाइगर का कहर
जारी है। पिछले 2 सप्ताह से लगातार काकोरी के रहमान खेड़ा एरिया में टाइगर घूम रहा है। अब ऐसे में वहां पर रहने वाले लोग पूरी तरीके से दहशत में आ गए हैं और साफ तौर से वन विभाग से मदद की गुहार कर रहे हैं। वन विभाग ने टाइगर को पकड़ने के लिए जैसे ही वहां पर उसके पदचिन्ह देखे, जैसे ही वहां पर पता लगा टाइगर है, वहां पर पिंजरा लगा दिया गया। यही नहीं, थर्मल जो कैमरे हैं उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। साफ तौर से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर टाइगर किस रेंज में है। रहमान खेड़ा के जंगलों में पिछले 2 हफ्ते से बाघ की मौजूदगी से सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा माहौल बन गया है कि जंगल में दूसरे पशु पक्षियों के चहलकदमी और आहट में कमी दिख रही है। रहमान खेड़ा जंगल के करीब ही गुरुदीन खेड़ा गांव के ग्रामीण अपने खेतों की तरफ गए। तभी खेतों में बाघ के पैरों के निशान देखकर डर की वजह से वापस लौट आए और घटना की जानकारी वन विभाग को दी। जो जानवर देखा गया है जी तेंदुआ जी, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर लोगों के अंदर माहौल देख, मतलब दहशत बनी है भैया। लोग निकल रहे हैं बहुत मतलब टप करके निकल रहे हैं। आदमी मजदूर जो है मजबूरी पर वो तो निकल रहा, बाकी निकल नहीं रहे भैया कोई। अच्छा, यहाँ पर रात का सीन क्या रहता है? रात में बिल्कुल भैया अपने घर के अंदर चले जाते, क्या करें बेचारे। अब गोभी बचाने हम जाते हैं भैया, टार्च लिए हाथे में कुछ औजार लेके जाते, चक्कर लगा भगाते, नहीं रुकते। घर में बहू लड़का कहता नहीं बेटा पापा जाओ मत। कितने दिनों से यहाँ पर ये दहशत है? अब आज 15 दिन हो गए भैया। वन विभाग वाले यहाँ पर लगातार हाँ, संपर्क तो है लेकिन जानवर है भैया। अच्छा, क्या पिंजरा लगाए उसको पकड़ने? हाँ, सुना है कि पिंजरा आने वाला है कि आ गया है, और कैमरा तो लग गए, जो सच बात है भैया। कैमरा तो मतलब सूचना मिली, कैमरा आ गया है। एक ही देखा गया है? हाँ, देखा तो अभी तक एक ही पुष्टि भाई। अच्छा, हाँ, किसी जानवर को निशाना बना? हाँ, जानवर नील गाय को सब लोग बता रहे हैं भैया वो किया, और रात में गर्जन भी करता है। अच्छा, हाँ, तो गरज सुना है? हाँ, सुना है, गाँव को हमारे लोगों ने बताया, और रात को गर्जन करता है। रहमान खेड़ा के जंगल सहित पड़ोसी गांव में बाघ और वन विभाग के लुकाछुपी का खेल पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए 12 कैमरे, 2 पिंजड़े और थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, लेकिन वन विभाग का ऑपरेशन अभी तक फ्लॉप साबित हुआ है। वन विभाग की ओर से लगाए गए कैमरों में अभी तक बाघ कैद नहीं हो सका है। लखनऊ में बाघ की दस्तक ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ की दहशत से आसपास के गांव वालों ने खेत में किसानी करने जाना छोड़ दिया है। रहमान खेड़ा के जंगलों में टाइगर के पंजों के निशान मिलने के बाद एक नील गाय मृत पाई गई। यहाँ का माहौल ये है, सब डरे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और बता रहे हैं चीता और शेर आया हुआ है, और इसलिए जो है ये सुअर, जो जंगली सुअर होता है, ये भी बहुत निकल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात की जाए उससे सुरक्षा को लेकर के आप लोगों को अलर्ट किया गया है, कुछ कहा जा रहा है आप लोगों से? नहीं, यहाँ तो जानकारी दी जा रही है, आज भी दी जा रही है, पहले भी यहाँ रोड पे भी देने आए थे, वन विभाग के आदमी आए हुए थे, और बाकी सब देख रेख हो रही है, हम लोग भी होशियारी से हैं। क्या यहाँ पर जो किसी जानवर को अभी तक निशाना बनाया है, कोई जानकारी मिल पाई आप लोगों को? अब ये हम देखे तो नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि नील गाय खा गया है जंगल के अंदर। रहमान खेड़ा के जंगल में 2 दिन से सिर्फ वन विभाग और पुलिस के जवान ही जा रहे हैं। जिस जगह पर नील गाय का शव मिला था, वहां से 100 मीटर के दायरे में वन विभाग ने पिंजड़ा लगाया है। वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीमें मिलकर बाघ को ट्रैक कर रही हैं। बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाघ दिख चुका है और अब उसे पकड़ने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। जंगल और इससे सटे गाँव में वन विभाग ने पर्चे बांटे हैं, इसमें बाघ से बचाव की जानकारी दी गई है। वहीं ये भी निर्देश दिया गया है कि अकेले कोई भी जंगल की तरफ न जाए। रहमान खेड़ा की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है। वहाँ केवल वन विभाग और पुलिस के अफसरों को ही एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा कर्मचारी, मजदूर और वहां आने वाले सभी लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 12 साल पहले भी एक बाघ ने वन विभाग की टीम को खूब छकाया था। वैसे ही हालात अब देखने को मिल रहे हैं और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बताइए, आप गांव के बीच में रहती हैं, खेती किसानी करती हैं, यहाँ पर अब जिस तरीके से जंगली जानवर आने की बात कही गई है, क्या कुछ दहशत का माहौल आप लोगों में दिखता है? खेत जाते हैं, नहीं जाते? हाँ, बहुत डर लगता है, जाते हैं। हाँ, डर लगता है। खेत जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। यहाँ पर वन विभाग की टीम आई थी, आप लोगों को कुछ तस्वीर दिखाई थी? अलर्ट रहने को हमको भैया नहीं दिखे।
नहीं दिखी? नहीं दिखी। हम कुछ आवाजें सुनी है यहाँ पर? आवाज तो सुने हैं कि आए हैं, हमें वन विभाग वाले आए हैं, ये तो सुने हैं। अच्छा, तेंदुए की या शेर की आवाज सुने हैं यहाँ पर? नहीं, हम नहीं सुने, बतलाते हैं सब लोग। सेंटर में जो कैमरा लगे हैं, कैमरा में दिखा गया। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों के सिमटने और शहरीकरण के कारण वन्यजीव भटककर मानव बस्तियों में आ रहे हैं। ये बाघ पास के जंगल से भटककर रहमान खेड़ा और उसके आसपास के इलाकों में पहुंचा है। ऐसे में सवाल है कि जंगल छोड़ इंसानी बस्ती में क्यों घुस रहे हैं बाघ और तेंदुए। जंगलों में शाकाहारी जीवों की काफी कमी हो गई है, जिससे शिकार ढूंढते बाघ और तेंदुआ गांव और शहरों में घुस रहे हैं। पानी की व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है और जंगल में जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है। जंगलों में अतिक्रमण और मानवीय दखल ज्यादा हो गया है। साथ ही लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है। जंगलों में शोर शराबा और नई सड़कें बन रही हैं, जिससे कॉरिडोर डिस्टर्ब हो रहा है। वन विभाग पेट्रोलिंग ही नहीं कर पा रहा है, जिससे कभी इंसान जानवर को मार देता है और कभी जानवर इंसान को। इसके अलावा वन विभाग टाइगर के मूवमेंट को पता नहीं कर पाता है। जाहिर है, जंगल छोड़ इंसानी बस्तियों में बाघ तेंदुए के घुसने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में बढ़ रही दखलंदाजी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संविधान पर चर्चा के दौरान शाह का राज्यसभा में जवाब। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महाराष्ट्र के नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई एक मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल पहुंचे, जहां वो फडणवीस से भी मिले। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान नेता विपक्ष की कुर्सी को लेकर बातचीत हुई। हालांकि नियमों के मुताबिक उनकी पार्टी के पास सदन की संख्या के लिहाज से 10% विधायक नहीं है। इस चुनाव में उनकी पार्टी के सिर्फ 20 ही विधायक चुनकर आए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मध्य प्रदेश के आगरमालवा पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के मंदिर में विशेष यज्ञ किया। इस यज्ञ में 11 पंडित मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उनकी पत्नी भी यज्ञ में शामिल हुई। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां प्रगति यात्रा निकालेंगे। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर से होगी और पहले चरण में ये यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान वो 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के बाद 26 दिसंबर को उनकी यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी पहुंचेगी। फिर 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर, तो 28 दिसंबर को वैशाली जाएंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक साल में 1.5 अरब से ज्यादा का चढ़ाव आया। कहा जा रहा है कि महाकाल लोक बनने से महाकाल मंदिर की आय बढ़ी। मंदिर समिति की दान की गिनती में ये बात सामने आई। वहीं अभी साल खत्म होने में करीब 2 हफ्ते बाकी है। ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। उत्तराखंड के रुड़की में भद्दे वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लड़कियों समेत 5 लोगों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस की पकड़ में आने के बाद इन्होंने माफी भी मांगी। बताया जा रहा है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश किया, जिसे बाद में जेपीसी को भेज दिया गया, जहां आगे इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इस दौरान बिल को लेकर संसद में वोटिंग भी हुई, जहां बिल के समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। करीब 35 दलों ने बिल का समर्थन किया, वहीं 15 दल विरोध में आ गए। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill। नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है। इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूँ। This bill will finish off regional parties। इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। 1 नेशन 1 इलेक्शन का चुनावी वादों से सदन के पटल तक का सफर पूरा हो गया। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया।
विपक्ष इसके विरोध में था, इसलिए वोटिंग से पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को इस बिल के फायदे गिनाने की कोशिश जरूर की। संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूँ। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। विपक्ष की नजर में वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान विरोधी है। कांग्रेस इस बिल को जन विरोधी बता रही है, तो समाजवादी पार्टी ने इसमें वोट बैंक वाला नया एंगल ढूंढ लिया। कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जेपीसी में बिल पर चर्चा की बात कही, पर विपक्ष के नेता संविधान विरोधी वाले स्टैंड पर अड़े रहे। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी, और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। ये सरकार 8-8 राउंड में 8-8 फेजेस में एक राज्य में इलेक्शन करती है। महाराष्ट्र में 2 फेजेस में किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हमेशा एक साथ होता था, वो आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है, वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना, मैं मानती हूँ गलत है और संविधान के खिलाफ है। इसके समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े, पर असली चुनौती राज्यसभा में आएगी। माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उद्धव शिवसेना ही नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, शरद पवार की NCP और ममता बनर्जी की TMC ने भी एक देश एक चुनाव बिल का खुलकर विरोध किया।
लगभग पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में खड़ा है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। फिलहाल सरकार के सहयोगी दल पूरे मन से बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। विपक्ष की मानसिकता को नकारात्मक साबित करने में जुटे हैं। देश की जनता जानती है भारत के संघीय ढांचे को और उसके आधार पर वोट करना भी वो जानती है। विपक्ष सिर्फ गुमराह करने का प्रयास करता है क्योंकि प्रधानमंत्री लेकर आए इसलिए इसका विरोध करे, ये उचित नहीं है। विपक्ष का मूड बता रहा है कि सरकार के लिए राहें आसान नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कानून में बदल पाएगा या नहीं, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1064 अंक लुढ़क कर 80,684 पर आ गया। वहीं निफ्टी 332 अंक फिसला, ये गिरकर 24,336 पर आ गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। सोने की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 950 रूपये महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 79,300 रूपये पर पहुंच गई। हालांकि चांदी की कीमतें फिसली, ये 1,000 रूपये सस्ता हुआ। अब इस तरह 1 किलो चांदी की कीमत 91,500 रूपये पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को हल्की मजबूती मिली। रुपया 2 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपये 89 पैसे हो गई। देश की बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन जनवरी में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी से अगले साल होने जा रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में लॉन्च करेगी। इसकी तारीख का भी खुलासा हो गया है। इसे भारत मोबिलिटी शो 2025 के पहले दिन यानी 17 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के बाद इसके फीचर्स और कीमत का भी खुलासा होगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश की, जो विश्व खिताब जीतने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। डी गुकेश ने हाल ही में महज 18 साल की उम्र में विश्व चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता और 18वें वर्ल्ड चैंपियन बने। विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले गुकेश दूसरे भारतीय हैं और चैंपियन बनने पर उन्हें बम्पर प्राइज मनी भी मिली। लेकिन अब वो अपनी प्राइज मनी को लेकर ही चर्चा में है, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि उनकी प्राइज मनी आधी रह जाएगी, क्योंकि उनकी प्राइज मनी से 42.5% पैसा टैक्स के रूप में सरकार ले ली। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर गुकेश को $13.5 लाख यानी कि करीब 11 करोड़ 34 लाख रुपए मिले हैं। अब इसमें से 4 करोड़ 67 लाख रुपए टैक्स के रूप में कट जाएंगे और उन्हें ये रकम सरकार को देनी होगी। दरअसल जब किसी खिलाड़ी को सरकार या फिर खेल संघ की तरफ से कोई पैसा मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं देना होता, लेकिन किसी टूर्नामेंट के जीतने पर खिलाड़ी को जो प्राइज मनी मिलती है उस पर सरकार टैक्स लेती है। इसलिए गुकेश को चैंपियनशिप जीतने पर मिलने वाली प्राइज मनी पर टैक्स देना होगा। गुकेश की प्राइज मनी में से 40% से ज्यादा टैक्स कटने पर सोशल मीडिया में लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गब्बर नाम के एक्स यूजर ने लिखा कि इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने और इनामी राशि 11 करोड़ में से 5 करोड़ मिलने पर बधाई। सर्वेश यादव नाम के एक्स यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा एक कदम आगे रहता है, फिर चाहे चेस ही क्यों ना हो, वहां भी वो कमाई के चेकमेट पर कर अपना हिस्सा ले लेते हैं। जाहिर है डी गुकेश की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मेरा मानना है ऑब्वियसली सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई 11 करोड़ जीत रहा है उसके अंदर से 4 से 5 करोड़ अगर सरकार को ही जा रहा है तो उसके पास क्या बचा। पूरा स्ट्रगल जैसा कि हमने देखा है वो 4 साल की एज से प्रिपेयर कर रहा है चेस। उसका सपना था कि चेस चैंपियन बने, वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन बने, बट उसमें से अगर 11 करोड़ में से 5 करोड़ सरकार ही ले रही तो उसके पास बचा क्या। इतनी स्ट्रगल का क्या फायदा, वो सरकार को क्यों दे।
5 करोड़ रुपए सरकार को क्यों दे? इसके बारे में ऑब्वियसली सरकार को सोचना चाहिए कि इतना टैक्स नहीं, ऑब्वियसली टैक्स बनता है बट वो 10 से 20% इज ओके, बट 42% इज अ ह्यूज अमाउंट। 11 करोड़ का 5 करोड़ होता है अप्रॉक्स, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम जो लोग अपने देश का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऊंचा कर रहे हैं, उनके साथ तो कम से कम इतना वो डिस्क्रिमिनेशन टाइप नहीं होना चाहिए। ये नहीं काटा जाना चाहिए। कारण क्या है कि एक खिलाड़ी अपना पूरा जीवन दे देता है एक गेम को, और उसको गेम की एक अमानत राशि के रूप में उसको अगर कुछ मिलता है तो वो उसका ही होना चाहिए। कारण क्या है कि खिलाड़ी हमेशा से ही उस गेम को इतना चाव से खेलता है, वो अपना करियर पूरा देकर के चलता है। मेरे ख्याल से हर खिलाड़ी पढ़ाई तो कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो उसने अपना जीवन जितना खेल को दिया है उतना शायद वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो उसकी सारी जमा पूंजी वही है। अगर वो उस खेल से अगर कुछ भी कमाता है, कुछ भी हासिल करता है, तो वो उसी का होना चाहिए। थोड़ा बहुत होना चाहिए, बहुत माइनर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें लगभग आधा हिस्सा ही जा रहा है। 4 करोड़ बहुत बड़ी राशि है और 4 करोड़ 60 लाख ऐसा कुछ अमाउंट है, तो वो बहुत बड़ी राशि है। ये देखो कि अगर वो स्पोर्ट्स प्राइज मनी है जो भी है, तो वो स्पोर्ट्स मैन को इतना प्राइज वो टैक्स कटौती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने वो हार्ड वर्क करके वहां तक जाता है, नाम देश का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे भी नहीं है कि वो खुद वो बिजनेस वगैरह करके कमा रहा है। वो यहाँ से पैसे है ना, वो नाम भी रोशन कर रहा है, उसके बदले में उसको प्राइज मनी मिल रही है, तो इतना टैक्स कटना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बहुत ही कम रेयर जैसे वो होता है कि 10% 20% ये तो मान सकते हैं, 42% मैम मतलब कि आधा, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले बात तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से प्लेयर पर, क्योंकि एक तो प्लेयर इतनी दूर से आता है, मेहनत करता है और फिर इंडिया के लिए मेडल लाता है, तो वो टैक्स पे अपनी पूरी मतलब बचपन से लेकर पूरी मेहनत कर रहा है। 24 साल का मैं हूँ, मैं इतनी दूर से आता हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे प्रैक्टिस करने आता हूँ ऐसे स्टेडियम में। अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं गलत समझूंगा ना उस चीज को। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेयर के लिए टैक्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो इतना पैसा लगा के आगे इस लेवल पे पहुंचता है और उसके बाद सरकार उसमें टैक्स करती है, तो ये चीज गलती है। और ये अमाउंट वैसे ही बहुत बड़ा है, बाकी सरकार के लिए 11 करोड़ कोई बहुत बड़ी वो है नहीं, अमाउंट नहीं है, तो उसमें से भी वो टैक्स काटे। बाकी होना चाहिए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इन चीजों में। अमेरिका में टिकटॉक पहुंची सुप्रीम कोर्ट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। HMD ग्लोबल ने अपने यूजर्स को कुछ तोहफे दिए। दरअसल उसने 2 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। इसके नाम HMD आर्क और HMD स्काईलाइन ब्लू है। HMD आर्क में 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है। वहीं स्काईलाइन ब्लू की कीमत करीब 43,000 रुपए रखी गई है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन अगले महीने होगा। ये एक्सपो दिल्ली के भारत मंडपम, द्वारका की यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा। भारत का ये सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल शो 17 से 22 जनवरी तक चलेगा। इसमें 34 कंपनियां शामिल होंगी। अमेरिका में संकट से घिरी टिकटॉक वहां की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरअसल उसने बाइडेन सरकार की ओर से लागू किए गए कानून पर रोक लगाने की अपील की है, ताकि टिकटॉक अमेरिका में बैन होने से बच सके। इससे पहले फेडरल कोर्ट ने टिकटॉक को साफ कहा था कि वो बाइट डांस से अपना नाता तोड़ ले। साथ ही अदालत ने बाइट डांस की याचिका भी खारिज कर दी थी और साफ किया था कि अमेरिका का कोई भी कानून किसी भी तरह फ्री स्पीच को नहीं रोकता है। टिकटॉक की मूल कंपनी चीन की बाइट डांस है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात करेंगे विमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी सिमरन शेख की। सिमरन शेख जब मुंबई में अपने घर पहुंची तो धारावी के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। 22 साल के इस खिलाड़ी को गुजरात जायंट्स टीम ने 1 करोड़ 90 लाख की बोली लगाकर खरीदा था। कोशिशें कामयाब होती हैं, मेहनत रंग लाती है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। मुंबई की सिमरन शेख ने यह साबित कर दिया, और ये भी कि मुश्किलें चाहे कैसी भी हो, जीत मुमकिन है। ये जश्न की तस्वीरें मुंबई के धारावी इलाके की है, जहां की गलियों में क्रिकेट खेलने वाली सिमरन ने वहां रह रही सैकड़ों लड़कियों को एक उम्मीद दे दी है। ये उसी उम्मीद के रोशन होने का जश्न है। सिमरन शेख महिला IPL नीलामी में सबसे महंगी बिकी हैं। उन्हें गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा है। वो नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत पाने वाली अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं।
सिमरन अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने बड़े बेस्ट प्राइज में तो शायद मेरा भी कुछ उनको बनता है कि मैं कुछ अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ, उनको वो भी मेरी तरफ से इतना चाहते। थैंक गॉड मॉम डैड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट किए फैमिली के वजह से, और जितना भी सपोर्ट किए वो इतना जितने भी मेरे को जितना मेरी फैमिली में मुझे फ्रीडम दिए उतना कोई भी किसी को नहीं दिए। और ऐसा मुस्लिम में इतना हम लोग के इसमें तो अलाउड ही नहीं होता कि खेलो करके लड़कियों में। मुंबई के धारावी इलाके में रहने वाली सिमरन आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिता वायरमैन का काम करते हैं। 22 साल की सिमरन ने बस 10वीं तक पढ़ाई की है। 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। बचपन से ही गेंद और बल्ले का जुनून था। धारावी की इन्हीं गलियों में निकल पड़ती थी। तब यही लोग जो आज फूलों का हार पहना रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, सिमरन के पिता को नसीहत देते थे। आज पिता का सीना गर्व से चौड़ा है। बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से मुकाम जो पाया है। हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि आगे चल के क्रिकेट में इतनी अच्छी खेलेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। ये हम लोगों को ऐसा कोई वो था नहीं, लेकिन ये जब कुछ पल गुजरते चले गया और ये प्रैक्टिस वगैरह करने लगी तो ये होप हुआ कि हाँ। तो एक दिन आई अपने मम्मी से कहने लगी, मम्मी मुझे किट के लिए पैसे चाहिए, मुझे किट लाना है। तो फिर मम्मी ने उनको किट दिलाए। फिर वहाँ से उनका थोड़ा हौसला बढ़ा। किट के लिए कितने पैसे मांगे थे, वो पैसे कैसे आपने अरेंज किए? जी अपने खर्चे से निकाल के दिए। 4,000 लगा था हम लोग को वहाँ देने में, मगर हम लोग अपने खर्चे में से निकाल के उसका शौक पूरा किए। अब जब सिमरन यहाँ तक पहुँच गई हैं, तब हर खिलाड़ी की तरह उनकी भी तमन्ना ब्लू जर्सी में खुद को देखने की है, भारतीय टीम में शामिल होने की है, और उन्हें मालूम है कि ये सपना भी मेहनत और लगन से ही पूरा होगा। ये सर बस जल्दी से ब्लू जर्सी का बहुत इंतजार है, बहुत उसके लिए और एक लेवल अप मेहनत करना पड़ेगा, उससे और थोड़ा एक अच्छा। तो बस एक जर्सी और है मेरे लिए, बस फिर मेरा सपना पूरा होगा सर। इतना मेहनत की, इतना खुद पे इतना बिलीव रखे तो ऐसे कंटिन्यू फॉरवर्ड रखे तो ऐसे इंशाल्लाह हर खुशी ऐसे सेलिब्रेट करते रहे। अभाव से लड़कर समाज से संघर्ष करके सिमरन शेख ने अपनी कामयाबी का ये सफर तय किया है, जो युवाओं के लिए एक मिसाल है। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। बुमराह और आकाशदीप ने टीम इंडिया को संकट से उबारा। आइए खेल चक्कर में लिए चलते हैं आपको और खेल जगत से कुछ और जरूरी खबरों से यहां रूबरू कराते हैं। टीम इंडिया तीसरे ब्रिस्बेन टेस्ट में फॉलो ऑन टालने में कामयाब रही। दरअसल मैच के चौथे दिन बुमराह और आकाशदीप की आखिरी जोड़ी ने 10वें विकेट के लिए 39 रन जोड़े। इस तरह भारत पर फॉलो ऑन का जो खतरा मंडरा रहा था वो टल गया। मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए। हालांकि भारतीय टीम अब भी 193 रन पीछे है। ब्रिस्बेन टेस्ट में तीसरे दिन के खेल के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चर्चा में आ गई और इस पर गूगल ने भी मजाक शुरू कर दिया। दरअसल बुमराह से एक पत्रकार ने उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल पूछा था। इस पर बुमराह ने दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत देखने के लिए आपको गूगल करना चाहिए कि टेस्ट के एक ओवर में सबसे अधिक रन किस बल्लेबाज के हैं। वहीं बुमराह के इस वायरल वीडियो पर गूगल इंडिया ने भी कमेंट किया और लिखा कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, यानी गूगल ने बुमराह पर अपना पूरा भरोसा जताया। विश्व चैंपियन बनकर स्वदेश लौटे शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने चेन्नई की सड़कों पर भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान गुकेश के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए। वहीं इस रोड शो के बाद उन्हें सीएम स्टालिन ने एक समारोह के दौरान सम्मानित भी किया। राज्य सरकार ने विश्व चैंपियन बनने पर उन्हें 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। रोहन जेटली एक बार फिर से डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कीर्ति आजाद को हराया। रोहन को 1577 वोट मिले, जबकि आजाद को 777 वोट पड़े। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम में जगह न मिलने पर पृथ्वी शॉ का दर्द छलक आया। दरअसल उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने आंकड़े दिखाए, साथ ही लिखा कि भगवान मुझे और क्या देखना है। इसके बाद शॉ ने भगवान पर आगे भी भरोसा रखते हुए वापसी की बात लिखी।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और सांसद तेजस्वी सूर्या दिल्ली में साइकिलिंग करते नजर आए। दरअसल यहाँ के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव निकाली गई। इस मौके पर पूरे देश में हजारों स्थानों पर हर रविवार को 1 घंटे साइकिलिंग करने का संदेश दिया गया ताकि स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण हो सके। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।